नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए नियमावली को मंजूरी दी। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने विश्व की प्रमुख संस्थाओं की सदस्यता छोड़ने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय संघ यानी EU के साथ व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए भारत के 6 व्यापक सिद्धांत। विश्व आर्थिक मंच ने एक लचीले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला। RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों ARCs द्वारा कर्जदारों के बकाये के निपटान पर दिशा निर्देशों को संशोधित किया। ऑक्सफैम ने टेकर्स नॉट मेकर्स द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कोलोनियलिज्म नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए नियमावली को मंजूरी दी। मार्च 2024 में उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर अब उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। खबर की बेहतर समझ के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए धर्म, लिंग या जातिगत भेदभाव के बिना एक समान व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ प्रणाली स्थापित करना है। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का उत्तराधिकार जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों यानी भाग 4 में पूरे भारत में यूसीसी लागू करने की बात कही गई है। वर्तमान में ऐसे मामले संबंधित धार्मिक कानूनों द्वारा शासित होते हैं। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 में यूसीसी के समान प्रावधान है। ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की आवश्यकता क्यों है। इसका पहला कारण है लैंगिक समानता। विवाह, तलाक आदि से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में अक्सर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव देखने को मिलता है। दूसरा है सामाजिक सामंजस्य। भारत की कानूनी प्रणाली में धार्मिक और निर्जातीय विविधता विभाजन को बढ़ावा दे सकती है। और तीसरा है भारतीय समाज में सुधार करना। आस्था और विश्वास के नाम पर समाज में प्रचलित अनेक अंधविश्वासों तथा अति रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करना भी जरूरी है। अब समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने में आने वाली मुख्य चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली है व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य द्वारा हस्तक्षेप के बीच संतुलन सुनिश्चित करना। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। साथ ही संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जनजातीय रीति रिवाजों व विश्वासों का संरक्षण सुनिश्चित करती है। और दूसरी है धार्मिक समूहों और धार्मिक नेताओं द्वारा विरोध करना। उनका कहना है कि यह उनके धार्मिक कानूनों एवं परंपराओं में हस्तक्षेप कर सकती है। इससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। खबर के अंत में समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले भी जान लेते हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम वाद 1985 में व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर देने के बारे में बताया गया है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ वाद 1995 में व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया गया है। और शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद 2017 में तलाक के बिद्दत या 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया है। इन सब से हम समझते हैं कि हमें एक पंथ निरपेक्ष संहिता बनाने की आवश्यकता है जो समानता, न्याय और समावेशिता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को बढ़ावा दे, न कि जबरदस्ती एकरूपता लागू करने पर जोर दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने विश्व की प्रमुख संस्थाओं की सदस्यता छोड़ने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति को भी प्राथमिकता देने की घोषणा की है। ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मानदंडों और संस्थाओं को नया आकार दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका के बाहर निकलने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला, फंड की कमी। अमेरिका के बाहर निकलने से इन संस्थाओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 2024-25 के दौरान अमेरिका ने WHO के कुल राजस्व में 19% का योगदान दिया था। दूसरा, जलवायु कार्रवाई पर असर। वर्ष 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में ग्रीन हाउस गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। सबसे बड़ा उत्सर्जक देश चीन है। जाहिर है अमेरिका के पीछे हटने से वैश्विक जलवायु कार्रवाई की दिशा में प्रयास कमजोर हो सकते हैं। अब प्रमुख वैश्विक संस्थाएं और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं।
पहला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसके बावजूद ये अभी भी पुरातन बना हुआ है। विकासशील देशों को इसकी स्थायी सदस्यता प्रदान नहीं की गई है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोविड-19 महामारी के दौरान इस संस्थान की कमियां उजागर हुई थी। साथ ही इस संस्थान पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन। कृषि सब्सिडी विवाद और व्यापार संबंधी बाधाएं, ई कॉमर्स जैसे नए क्षेत्रों पर सदस्य देशों के बीच व्यापक असहमति आदि। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध भी विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। और अंतिम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। हाल ही में UNFCCC के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन यानी COP29 अजरबैजान में आयोजित हुआ था। इसमें जलवायु कार्रवाई हेतु विकासशील देशों को दी जाने वाली वित्त पोषण की राशि को बढ़ाकर 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने पर सहमति बनी थी। हालांकि विकासशील देशों ने 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। आपको बता दें कि UNFCCC 1994 में प्रभावी हुआ था। ऐसे में ये सवाल भी आता है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार आखिर जरूरी क्यों है। पहला, संरचनात्मक बदलाव के लिए सुधार जरूरी है। संस्थाओं को स्वतंत्र, उत्तरदायी और अधिक प्रतिनिधित्व वाली बनाने तथा इनकी जवाबदेही, सत्यनिष्ठा एवं स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सुधार जरूरी है। दूसरा, विकासशील देशों को अधिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सुधार जरूरी है। गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील देशों को अधिक फंडिंग की जरूरत है। और तीसरा, नई चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क बनाने तथा विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भी सुधार आवश्यक है। खबर के अंत में वैश्विक संस्थाओं के कमजोर होने के प्रभाव के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है क्षेत्रीय व्यापार समूहों की स्थापना। दूसरा है वैश्वीकरण यानी डी ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ना। तीसरा है ग्रीन इकोनॉमी को अपनाने में ठहराव आना। इसके अलावा जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में फंडिंग कम होने से अल्प विकसित देशों LDCs को नुकसान होना, वैश्विक जलवायु परिचर्चाओं का महत्व कम हो जाना और ग्लोबल गवर्नेंस में मतभेद उभरना इसके कुछ प्रभाव हैं। बढ़ते हैं अगले मुख्य खबर की ओर। यूरोपीय संघ EU के साथ व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए भारत के 6 व्यापक सिद्धांत। इन 6 व्यापक सिद्धांतों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रस्तुत किया है। इनका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का निर्माण करना है। चलिए इन 6 व्यापक सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। पहला है लोकतंत्र, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है व्यापार बाधाओं को दूर करते हुए वाणिज्यिक रूप से सार्थक, निष्पक्ष और न्याय संगत व्यापार का एजेंडा तैयार करना। तीसरा है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों व सुसंगत मानकों का आदान प्रदान करना। इसके अलावा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना, महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। अगला है साझा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी यानी CBDR के अनुरूप व्यापार और सतत विकास में सहयोग करना। और अंतिम है परस्पर विकास एवं समृद्धि हेतु साझेदारी करना। अब भारत के लिए यूरोपीय संघ यानी EU का क्या महत्व है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहला महत्व है चीन से संबंधित चिंताएं। इसमें बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन का वैश्विक विस्तार, एशिया में सैन्य हस्तक्षेप, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का दुरुपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। दूसरा आर्थिक सुरक्षा है। इसके अंतर्गत यदि व्यापार की बात करें तो भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत अधिक है और लगातार बढ़ रहा है। साथ ही भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इनपुट के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर भी है। और आखिरी है महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां। इसमें यूरोपीय संघ की साइबर, अंतरिक्ष, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में क्षमताओं से भारत को लाभ हो सकता है। खबर के अंत में भारत यूरोपीय संघ यानी EU संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। 2004 में भारत यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और विकास में सहयोग हेतु यूरोपीय संघ भारत संयुक्त कार्य योजना 2005 को भी अपनाया गया है। आर्थिक संबंध को देखें तो 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 180 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान था। यूरोपीय संघ अनुमानतः 117.34 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के साथ भारत के लिए FDI का मुख्य स्रोत है। वहीं द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों की बात करें तो यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते, FTA पर हस्ताक्षर न होना, श्रम और पर्यावरण मानकों पर असहमति आदि।
विश्व आर्थिक मंच ने एक लचीले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर को कम करने की दिशा में विकसित हो रही है। इसे टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और AI संचालित निदान का लाभ उठाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की मुख्य विशेषताओं को जान लेते हैं। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी और मानकीकरण। इसका कार्य हितधारकों के बीच निर्बाध डेटा विनिमय सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य विशिष्ट स्वास्थ्य IDs के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों को एकीकृत करके एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र बनाना है। दूसरा है सार्वजनिक निजी सहयोग। इसमें नवाचार और विस्तार के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर को केंद्रीय रूप से बनाए रखा जाएगा। साथ ही भारत में निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मानकीकृत डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की रिपोजिटरी है। और तीसरा है वहनीयता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा को समावेशी बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना। उदाहरण के लिए ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा दूरदराज के क्षेत्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा से जोड़ती है। इससे लाखों रोगियों को परामर्श देना संभव हो पाता है। डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति में भारत एक वैश्विक पथ प्रदर्शक है। इस पर चर्चा करते हैं। भारत अपनी डिजिटल अवसंरचना और बड़ी आबादी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल समाधान विकसित करने के लिए एक आदर्श परीक्षण स्थल है। दुनिया भर में भारत की डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का अनुकरण किया जा सकता है। ऐसा करके बढ़ती लागत, असमान पहुंच और चिरकालिक बीमारियों के बोझ जैसी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के क्रॉस सेक्टर साझेदारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP जैसे सफल मॉडल्स को अन्य क्षेत्रों या विशेषकर निम्न व मध्यम आय वाले देशों के लिए अपनाया जा सकता है। खबर के अंत में भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना से संबंधित पहले भी जान लेते हैं। पहले है यूविन पोर्टल। ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और जन्म से 17 वर्ष तक के बच्चों की टीकाकरण रिकॉर्ड को बनाए रखता है। दूसरी है आरोग्य सेतु ऐप। यह ऐप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा संचालित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। तीसरा है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए चलाया जा रहा है। और आखिरी है ई-हॉस्पिटल एप्लीकेशन। इसका कार्य अस्पतालों के इंटरनल वर्कफ्लो और प्रक्रियाओं को बनाए रखना है। RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों यानी ARCs द्वारा कर्जदारों के बकाये के निपटान पर दिशा निर्देशों को संशोधित किया। ये दिशा निर्देश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफेसी SAR FAESI अधिनियम 2002 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPAs और डूबे कर्जों की वसूली करना है। ये बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी के माध्यम से चूक यानी डिफॉल्ट वाले ऋण वसूलने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। पहला है प्रत्येक ARC द्वारा बोर्ड स्वीकृत नीति तैयार करना। इसमें कर्जदारों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बकाये के निपटान यानी सेटलमेंट के लिए बोर्ड स्वीकृत नीति बनानी होगी। इसमें वन टाइम सेटलमेंट OTS के लिए पात्रता मानदंड जैसे पहलू शामिल होंगे। दूसरा है 1 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि वाले खातों का निपटान करना। ऐसे मामलों में निपटान केवल एक स्वतंत्र सलाहकार समिति IAC द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद किया जा सकता है। IAC में वित्तीय व कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स IAC की सिफारिशों पर विचार करेंगे और ऋण वसूली के वैकल्पिक उपायों का मूल्यांकन करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। तीसरा है 1 करोड़ रुपए या उससे कम की बकाया राशि वाले खातों का निपटान करना। ऐसे मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए इन्हें बोर्ड स्वीकृत नीति के तहत स्थापित एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा निपटाया जा सकता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने वाले अधिकारी निपटान को मंजूरी देने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। इसका उद्देश्य हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना है। चलिए अब जानते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC क्या है। ARCs ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या डूब चुकी परिसंपत्तियां खरीदती हैं।
इससे बैंकों को अपनी बैलेंस शीट सुधारने में मदद मिलती है। एआरसीज को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। खबर के अंत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों यानी एआरसीज के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। तनावपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियां यानी डिस्ट्रेस्ड एसेट्स का शीघ्र समाधान हो पाता है। साथ ही बैंक डेब्ट रिकवरी की बजाय अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान वाले बाजार का विकास होता है। इसके साथ ही निवेश के वैकल्पिक अवसरों को बढ़ावा मिलता है। एआरसीज बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाती है, बैंक की बैलेंस शीट में सुधार करती है और पूंजी जुटाने की बैंकों की क्षमता बढ़ाती है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। ऑक्सफैम ने टेकर्स नॉट मेकर्स द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कोलोनियलिज्म नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि अरबपतियों की संपत्ति अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है, जबकि दुनिया भर में गरीबी में रहने वाले लोगों को कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है, अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2024 में अरबपतियों की संपत्ति 2023 की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ी है, जबकि विश्व में 3.5 बिलियन से अधिक लोग अभी भी प्रतिदिन $6.85 से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसके विपरीत सबसे अमीर 1% लोगों के पास विश्व की 95% से अधिक आबादी की तुलना में बहुत अधिक संपदा है। दूसरा है औपनिवेशिक विरासत। सर्वाधिक धनी लोगों के पास जो विपुल मात्रा में संपत्ति है वह अनर्जित प्रकृति की है। यह यकीनन उपनिवेशवाद की देन है। यूनाइटेड किंगडम ने 1765 से 1900 के बीच उपनिवेशवाद के दौरान भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की निकासी की थी। इसमें से 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सबसे अमीर 10% लोगों के पास गए थे। उपनिवेशवाद एक ऐतिहासिक उपनिवेशवाद और एक आधुनिक समय की घटना यानी नव उपनिवेशवाद दोनों है। अब ऐतिहासिक उपनिवेशवाद का वर्तमान असमानता पर प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। इससे शोषण और गहन आर्थिक असमानता, मनमाने तरीके से औपनिवेशिक देशों के विभाजन के कारण सीमाओं पर संघर्ष आदि पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही सामाजिक विभाजन जैसे नस्लवाद, ग्लोबल साउथ में भूस्वामित्व का संकेंद्रण व खराब स्वास्थ्य संकेतक, अनुसंधान और वित्त पोषण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर मौजूद असमानताएं आदि। इसी के साथ अब समकालीन समय में औपनिवेशिक विरासत यानी नव उपनिवेशवाद के बारे में समझ लेते हैं। पहला है डिजिटल उपनिवेशवाद। इसमें ग्लोबल नॉर्थ की शक्तिशाली कंपनियों ने डिजिटल संसाधनों पर अपना आधिपत्य बनाए रखा हुआ है। दूसरा है शोषणकारी कॉर्पोरेट संरचनाएं। इसमें लाभ कमाने के लिए ग्लोबल साउथ में गरीब श्रमिकों का शोषण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। और तीसरा है वैश्विक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं में शक्तियों का असमान बंटवारा। वैश्विक गवर्नेंस संस्थाओं पर अनौपचारिक रूप से ग्लोबल नॉर्थ का प्रभुत्व है। खबर के अंत में औपनिवेशिक काल के दौरान भारत से धन की निकासी के बारे में भी जान लेते हैं। दादाभाई नौरोजी के धन की निकासी सिद्धांत के अनुसार भारत से धन की निकासी के कुछ स्रोत थे, जैसे कि उच्च कर, अत्यधिक भू राजस्व के कारण ब्रिटिश शासन कृषि से बहुत अधिक आय अर्जित कर रहा था। दूसरा व्यापारिक शोषण। भारत ने कच्चे माल की आपूर्ति की और ब्रिटिशों से तैयार सामान खरीदा, जिससे स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए। वर्ष 1750 में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन 1900 तक यह घटकर मात्र 2% रह गई थी। अन्य स्रोतों में होम चार्ज यानी भारतीय राजस्व से ब्रिटिश प्रशासन का वित्त पोषण, भारत से अर्जित लाभ को वापस ब्रिटेन भेजना, मुद्रा हेरफेर आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे फ्रांस की, जिसकी राजधानी है पेरिस। भारत और फ्रांस ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री खतरों का संयुक्त रूप से आकलन करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सबसे पहले इसकी राजनीतिक विशेषताएं जानते हैं। इसकी स्थलीय सीमाओं की बात करें तो इसके दक्षिण में स्पेन और अंडोरा, पूर्व में इटली, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, उत्तर पूर्व में लग्जमबर्ग तथा उत्तर में बेल्जियम स्थित हैं। और इसकी समुद्री सीमाएं देखें तो इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर और बिस्के की खाड़ी, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल स्थित है। यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं को देखा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लांक है, जो आल्प्स पर्वत का हिस्सा है। इसका जलडमरू मध्य डोवर जलडमरू मध्य है। यह फ्रांस को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से अलग करता है। इसकी प्रमुख नदियां सीन, लॉयर, रोन, राइन आदि हैं। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। अन्य विशेषताओं में मैसिव सेंट्रल यानी वन्य पठार, पायरेनीज पर्वत आते हैं। पायरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा पर स्थित है।
चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान विलय के सिद्धांत को रेखांकित किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिक्री या आदेश लागू नहीं हो सकते। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है कि सुरक्षित और क्लाउड आधारित समाधान है। ये बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों आदि के लिए डॉक्यूमेंट्स को स्टोर, साझा एवं सत्यापन करना आसान बनाता है। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले वार्षिक एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जारी किया गया। इसे एडेलमैन ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण 28 देशों में किया गया है। यह सरकार, मीडिया, व्यवसाय और गैर सरकारी संगठन जैसे समाज के सभी हितधारकों पर लोगों के विश्वास के प्रभाव का अध्ययन है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पिनाका रॉकेट प्रणाली गणतंत्र दिवस परेड 2025 में शामिल होगी। इंडोनेशिया के सुदूर हेलमहेरा द्वीप पर स्थित माउंट ईबू में इस महीने 1000 बार ज्वालामुखीय प्रस्फुटन हुआ। माउंट ईबू एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है जो लगातार ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। हाल ही में झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व में बाइसन की घटती आबादी की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया। इनका पर्यावास पश्चिमी घाट है। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित शेरी बिकनहल्ली गांव को स्थानांतरित करने के लिए वार्तालाप शुरू की। यह अभयारण्य कलबुर्गी जिला, उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। 2011 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। यह दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभयारण्य है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग ड्रग्स क्वारटेमी को मंजूरी दे दी है। क्वारटेमी कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।